कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा। कहानी सुन रहे हैं आप हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें। इसका 13वां और आखिरी भाग लेकर मैं हाजिर हूँ। जमूरा। आज नवंबर की 6 तारीख थी। हवा में ठंडक समाई हुई थी। साथ ही सुबह से ही रह रहकर बूंदाबांदी हो रही थी। बाजार और मोहल्लों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। शाम हो गई थी। थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। उसी समय ढाबे के निकट अचानक जोर जोर से डुगडुगी बजने की आवाज सुनाई दी। अरे देखो रीछ वाला, कहते हुए बहुत से बच्चे ढाबे की ओर भागने लगे। देखते ही देखते वहां पर छोटे बड़े और कुछ महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। उधर से गुजरते हुए 3-4 सफेद कुर्ता पाजामा पहने आदमी भी वहीं रुक गए तमाशा देखने के लिए। रीछ वाले के पास तरह तरह के सामान थे, रस्सियां, तारे, मूड़ा, ढोलक आदि आदि। इन सब चीजों से हटकर जिस तरफ लोगों का ध्यान जा रहा था वो था रीछ वाले का जमूरा। वह बहुत ही अजीब तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था। सर पर एक नोकदार खूब लंबी टोपी चढ़ा रखी थी। जमूरा बार बार टोपी को उतारता, पहनता और मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके सबको हंसा रहा था, जैसे सर्कस का जोकर करता है। मेहरबानों, कदरदानों, भाइयों बहनों, माताओं और बच्चों, सब थोड़ा सरक सरक कर बैठ जाए, तमाशा शुरू होता है। कहते हुए रीछ वाले ने जोर से डुगडुगी बजाई, गोलाकार चक्कर काटा, फिर आवाज को ऊंचा करके बोला, बच्चा लोग ताली बजाओ। दूर दूर तक तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। रीछ वाले ने रीछ से कहा, मेरे प्यारे रीछ भैया, अब तुम अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। रीछ थोड़ी दूर तक मूड़े को पैरों से धकेल कर ले गया, फिर उस पर बैठ गया। अबे पहले सबको सलाम कर, रीछ वाले ने आदेश दिया। रीछ जैसे कोई भारी गलती कर बैठा हो। वह बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और तपाक से सब और घूम घूम कर अगला पंजा उठाकर सबको सलाम करने लगा। सभी लोग हंसने लगे। बच्चे उठ उठकर बकायदा जवाब देने लगे, रीछ साहब सलाम सलाम, बैठ जाइए बैठ जाइए। रीछ वाले ने कहा, अब आगे का तमाशा शुरू होता है। उसने 2 बांस गाड़े, बीच में रास्ता बांधा, फिर रीछ से बोला, साहब लोगों को अपनी निराली चाल दिखाओ। रीछ उछला, रस्सी से लटककर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने जाने लगा। वाह क्या कमाल है, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए एक आदमी ने कहा। उसने 1 रुपए का सिक्का उछाला और अपने साथियों के साथ जाने लगा। नहीं नहीं मेरे साहब, पूरा तमाशा देख कर जाइए, तभी पैसे दीजिएगा, अभी बहुत से बढ़िया खेल होने बाकी हैं। इस पर बच्चे हल्ला मचाने लगे, मजा आ गया, रीछ वाले भैया, रीछ भैया सलाम सलाम। रीछ वाले ने सबको चुप कराया और अपनी अपनी जगह बैठ जाने को कहा। इसके बाद रीछ वाले ने कई और खेल दिखाए। फिर रीछ से पूछा, क्यों भाई, तू जमूरे से कुश्ती लड़ेगा? बहुत नीचे तक सिर झुकाकर रीछ ने कहा, हाँ हाँ। कुछ मिनट जमूरे और रीछ की कुश्ती चलती रही। बार बार जमूरे की लंबी टोपी दूर जा गिरती और जमूरा उसे उठाकर फिर से पहनता। अपने रंग बिरंगे कपड़ों को झाड़ता, मुंह बिचकाता, रीछ उसे फिर से पछाड़ देता। इस पर बड़े भी बड़े जोर से कह कहे लगा रहे थे। इसके बाद रीछ वाले ने एक हाथ में छुरा निकाल लिया और जमूरे की तरफ झपटा, अब मेरे साथ लड़। इतना सुनते ही जमूरा जोर जोर से रोने लगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अबे डरपोक की औलाद, लड़ेगा कैसे नहीं? नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो। जमूरे ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये तो बहुत खतरनाक खेल है। अबे चल बे, रीछ वाले ने जमूरे को एक ठोकर मारी। इसी छुरे से पहले भी तुम मुझे घायल कर चुके हो, जमूरे ने सहमे स्वर में कहा। रहन दो ये खेल रीछ वाले, काहे को मारते हो बेचारे को, एक औरत ने तरस खाते हुए कहा। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो ये मेरा धंधा चौपट करा कर रहेगा, लड़ता है या नहीं? रीछ वाला जमूरे की तरफ लपका। छुरा फिर से चमक उठा था। बचाओ बचाओ, कहते हुए जमूरा गोल घेर को काटता हुआ ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे वाले ने उसे प्यार किया और बड़ी फुर्ती से अंदर से पा लिया। रीछ वाले और ढाबे वाले के बीच बुरे तरीके से लड़ाई होने लगी। रीछ वाला कह रहा था, निकालो मेरे जमूरे को। ढाबे वाला उसे लंबा भाषण सुना रहा था। शर्म नहीं आती, छोटे बच्चे पर जुल्म ढाते, कुछ तो भगवान से डरो।
2-3 और आदमी वहां आ गए और ढाबे वाले की तरफदारी करते हुए रीछ वाले को धमकाने लगे। जान की खैर चाहते हो तो भागते नजर आओ। रीछ वाले ने धमकी दी, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर अपने लठैतों को लेकर आता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं छोड़ते इसे। मेरा जमूरा है, जैसे मर्जी रखूं। रीछ वाला अपना सामान समेटने लगा। माया रानी ये सब देख सुन रही थी। वह सोचने लगी, वह लड़का एक गलत जगह से भागा तो दूसरी गलत जगह आ फंसा। 2-3 आदमी जो ढाबे वाले की तरफदारी कर रहे थे, उन्हें माया रानी पहले ही देख चुकी थी। इन्हें पहचान कर तो वो और भी घबरा गई। भागी भागी पारस के घर गई ताकि उसे पूरी घटना बता दे, परंतु वहां माया रानी को पारस नहीं मिला। पारस की मम्मी ने बताया, पारस तो 2 रोज के लिए अपने सर के साथ बाहर गया हुआ है। ये सुनकर माया रानी और भी घबरा गई। अब वह क्या करे, अंधेरा हो गया था। वो वापस आगे बढ़ी ही थी कि उसे वही 3 आदमी मिले जो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर तमाशा देख रहे थे। एक ने माया रानी से पूछा, तुम इस समय बार बार इधर उधर क्यों आ जा रही हो? माया रानी रह न सकी। उसने कहा, वो जमूरा गलत आदमियों के चंगुल में फंस गया है। वे उसे बहुत जल्दी कहीं और गायब कर देंगे, क्योंकि रीछ वाले ने कहा था कि वह घंटे भर में अपने आदमियों के साथ आएगा। क्या तुम हमें बता सकती हो कि वे उस जमूरे लड़के को किधर से लेके जाएंगे? एक ने पूछा। ढाबे के पिछवाड़े नीचे से होकर एक संकरी गली पड़ती है, वहां से वह खुली सड़क पर आ मिलती है। हो सकता है कि वो लोग उधर से ही निकले। अगर तुम उन लोगों को उधर से गुजरते देखो तो हमें इशारा कर देना। हाँ, मैं अपने बर्तन जोर जोर से गिराने लगूंगी। बिल्कुल ठीक, तब तक हम लोग चारों ओर निगाह रखते हैं। वही हुआ जिसकी माया रानी को आशंका थी। वहीं 2 आदमी जमूरे को घसीटते हुए उधर से जा निकले। जमूरा रो रहा था, उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। माया रानी के हाथ से फर्श पर एक साथ सारे बर्तन गिर गए। बर्तनों की गूंज सुनकर बड़ी फुर्ती से तीनों सफेद कुर्ते पजामे वाले आदमी वहां पहुंच गए। उंगली के इशारे से उन्होंने माया रानी को चुप रहने को कहा। खुद बहुत पीछे हट गए। दूर दूर रहकर वे उनका पीछा करने लगे। 1-2 बार जमूरा गिरा, छटपटाया और वापस कहीं भागने की कोशिश की, लेकिन उन 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जमूरे की गर्दन को पीछे से पकड़कर चोट पहुंचाते ताकि वह और विरोध ना कर सके। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक अलग थलग बहुत पुराना मकान नजर आया। वहां मकान के अंदर दालान में बहुत सा सामान उटपटांग तरीके से बिखरा पड़ा था। उनमें से एक आदमी ने कोठरी का ताला खोला, फिर दोनों ने मिलकर जमूरे को घसीटकर अंदर धकेलकर बाहर से ताला लगा दिया। जैसे ही वे वापस चलने को हुए, चारों ओर से सीटियां ही सीटियां बजने लगी। ये जो 3 आदमी सादे सफेद कपड़ों में थे, इन्होंने ही पहले सीटियां बजाई थी। ये लोग सीआईडी इंस्पेक्टर थे और साथ में था वही रीछ वाला। वह भी उतनी ही फुर्ती और मुस्तैदी से अपने कपड़े और रूप रंग बदलकर उनमें आकर शामिल हो गया था। और फिर पुलिस वाले सीटियां बजाते हुए पिस्तौलें तानकर वहां पर आ गए। उन्होंने घेरा बनाकर उन दोनों हट्टे कट्टे आदमियों को हथकड़ी पहना दी। उनसे चाबी छीनकर कोठरी का ताला खोला और जमूरे को बाहर निकाला। थैला अब भी उसकी पीठ से झूल रहा था। जमूरे ने झोले में से टेप रिकॉर्डर निकाला, फिर उसमें से कैसेट निकालकर पुलिस अधिकारी को दे दी। कहा, इसमें उन लोगों के काले कारनामों की कथा इन्हीं की जुबानी है, मुकदमे में शायद काम आए। पुलिस अधिकारी ने धन्यवाद कहकर कैसेट संभाल कर रख ली। जमूरा जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थिरक रही थी, विजय की मुस्कान। आसपास अब काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस के पूछने पर कईयों ने गवाही देकर पुलिस से सहयोग करने का आश्वासन दिया। अब जमूरे ने पहले अपनी लंबी टोपी उतार फेंकी, फिर धीरे धीरे ऊपर के कुछ कपड़े उतार दिए। नीचे वह साफ सुथरी सफेद कमीज और खाकी निक्कर पहने हुए था। इतने में वही भालू वाला भी वहां आ गया। जमूरा उससे लिपट गया। भाई साहब, आपने हमारी खूब मदद की, किस प्रकार से मैं आपका धन्यवाद करूं? लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, मगर उनमें से कुछ लोग तो जैसे खुशी से पागल होके बड़े उत्साह से चीख उठे, पारस, पारस! ये लोग पारस को पहचानते थे, इसलिए पारस पारस कहकर उसे कंधों पर उठा लिया। दोनों हट्टे कट्टे आदमियों को पुलिस अब ले गई। इतनी रात में भी चारों ओर इस घटना की खबर मिनटों में फैल गई। जब ढाबे वाले को पता चला कि उसके आदमी गिरफ्तार हो गए हैं, तो वह चुपके से एक अंधेरी गली में आ गया और फरार होने की सोचने लगा। लेकिन यहाँ भी पुलिस पहले से ही मौजूद थी। उसने उस ढाबे वाले को भागने नहीं दिया।
पकड़कर हिरासत में ले लिया। मम्मी ने पारस को छाती से चिपका लिया। माया रानी ने पारस भैया कहकर उसके माथे पर विजय तिलक लगाया। बड़ों ने पारस की पीठ ठोकी। लड़कों ने पारस जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरे दिन अखबार में ये सारी घटना विस्तार से छपी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस गिरोह की पुलिस को अरसे से तलाश थी। पारस को पुरस्कार मिलने की घोषणा की गई। साथ ही पारस का चित्र भी छपा। भालू वाला भी वहां चर्चा का विषय रहा। उसे भी पुरस्कार देने की बात कही गई थी। 10वें दिन के अखबार में इस घटना की और जानकारी दी गई। पुलिस ने कई बच्चों को बरामद किया और उनके माँ बाप को सौंपा। ये गिरोह इन बच्चों को दूर दराज के इलाकों में भीख मंगवाता था, चोरी करवाता था और बेच तक देता था। कहना ना मानने पर उनके शरीर के अंग तोड़ मरोड़ देता था। पारस उस नाटे गोरे लड़के चेतराम के बारे में पुलिस से पूछता रहा। इसलिए चेतराम भी आखिरकार मिल ही गया। उसे एक बड़े शहर में एक हलवाई के यहाँ से लाया गया। हलवाई ढाबे वाले का भाई था। वहां चेतराम को सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक लगातार हर प्रकार का काम करना पड़ता था। चेतराम बहुत कमजोर हो गया था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। चेतराम को उसकी माँ के पास लाया गया। पगली माँ बेटे को पाकर और डॉक्टरों की सहायता से अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टरों, दवाइयों और अच्छी खुराक का प्रबंध पारस ने कलेक्टर साहब से कहकर करा दिया था। कक्कड़ साहब का चोरी का सामान भी पारस के बताने पर उसी मकान से बरामद कर लिया गया। वहां पारस को कोठरी में बंद किया गया था। ढाबे वाले और उसके 2 साथियों पर मुकदमा चला। माया रानी, पारस और दूसरे लोगों की गवाहियां हुई। पारस ने मन ही मन सोचा, चलो एक लंबी यात्रा पूरी हुई। परंतु पारस की नीति हाथ पर हाथ रखकर बैठने की थी ही नहीं। उसने सोचा, जिंदगी में न जाने और कितनी यात्राएं पूरी करनी है। यात्राओं का नाम ही तो जीवन है। वह फिर से मन लगाकर पढ़ने में जुट गया। सभी तो पारस से खुश थे, कक्कड़ साहब की पत्नी तक। अब पारस के पास और भी विचारशील, साहसी और कर्मठ बच्चों का आना जाना लगा रहता। मुकदमों में समय तो लगता ही है। अंत में जब माननीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया तो सभी दोषियों को दंड मिला। मोटे ढाबे वाले और उसके 2 साथियों को 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का अंतिम भाग। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और भी अच्छी मनोहर कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।